मैल्थस के हिसाब से इस प्रॉब्लम के बस दो ही सॉल्यूशंस हैं। एक है प्रिवेंटिव चेक्स, जहां इंसान खुद कंट्रोल करे, जैसे शादी देर से करना, और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो नेचर पॉजिटिव चेक्स यूज करेगी, जैसे फैमिन यानी अकाल, फ्लड्स। और ये हमें आज के इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स पर लाता है। देखो, शहरों में अपर क्लासेस के लिए कास्ट अक्सर इनविजिबल होती जा रही है। आप सुनेंगे लोग कहते हैं, यार मैं कास्ट पे बिलीव नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। और इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक बहिष्कार। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों या पूरे ग्रुप्स को उन अपॉर्चुनिटीज तो बच्चों, इंडियन सोसाइटी यूनिट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? कि ये फेमिलियर भी लगता है और कंफ्यूजिंग भी। हम इसमें रहते हैं, पर जब पढ़ने बैठते हैं तो सब कॉम्प्लेक्स लगता है। बट टेंशन नॉट, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट पिन बॉक्स में है। चलो शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आप अपने समाज यानी अपनी सोसाइटी के बारे में क्या जानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स हम जानते हैं, हम इसी में तो रहते हैं। रोज सुबह से शाम तक हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, करेक्ट? और बिल्कुल सही बात है। यहीं से, इसी लिव्ड एक्सपीरियंस से हमारी सोशियोलॉजी की कहानी शुरू होती है। जरा सोचो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको बुक से पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी के केस में आप पैदा होते ही स्टूडेंट बन जाते हो। स्कूल जाने से, टेक्स्ट बुक खोलने से बहुत पहले आपने सोसाइटी के रूल्स सीख लिए थे। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से प्यार से बात करनी है, फैमिली के ट्रेडिशंस क्या हैं, ये सब आपको किसी ने क्लासरूम में नहीं सिखाया, राइट? ये आपने अपने आसपास से, अपनी फैमिली और कम्युनिटी से एब्जॉर्ब किया है। और ये जो सारी नॉलेज है, जो हमने बस जीते जीते ऑब्जर्व करके सीख ली है, इसी को हम कहते हैं कॉमन सेंस। ये हमारा एक बिल्ट इन गाइड है, जो हमें सोशल वर्ल्ड में नेविगेट करना सिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में सोशियोलॉजी में हम सबके पास एक हेड स्टार्ट है, लेकिन ये हेड स्टार्ट थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कॉमन सेंस हमारे लिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता, जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमारा कॉमन सेंस सिर्फ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। वो अधूरा हो सकता है, उसमें अजम्पशंस हो सकते हैं, बायसेस हो सकते हैं। और सोशियोलॉजी इसी चीज को चैलेंज करती है। वो हमसे कहती है कि रुको, सिस्टमैटिक स्टडी करो, एविडेंस ढूंढो और अलग अलग व्यू पॉइंट से चीजों को समझो, सिर्फ अपनी नजरों से नहीं। पता है, सोशियोलॉजी पढ़ने का पहला स्टेप लर्निंग नहीं बल्कि अनलर्निंग होता है। मतलब जो हम पहले से मानकर बैठे हैं उसको थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, ताकि हम सोसाइटी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख सकें। क्योंकि सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस का फैंसी नाम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम समझते हैं कि सोसाइटी एक्चुअली में काम कैसे करती है, ना कि जैसा हमें लगता है कि वो काम करती है। तो सबसे मिलेगा क्या? सोशियोलॉजी हमें एक सुपर पावर देती है, चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें हमारी पर्सनल ट्रबल्स को बड़े सोशल इश्यूज से कनेक्ट करना सिखाती है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक इंसान को कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिल रही, तो ये उसकी पर्सनल ट्रबल है। लेकिन जब देश में लाखों ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, तो ये एक सोशल इशू बन जाता है, जो इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी हमें यही बड़ा पिक्चर देखने में हेल्प करती है। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट, ये सोचने का तरीका शुरू कहां से हुआ? इसके रूट्स हमें मिलते हैं 19th सेंचुरी यूरोप में। उस टाइम वहां बहुत बड़े सोशल चेंजेस हो रहे थे, और एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1839 में सोशियोलॉजी टर्म दिया था और इसकी नींव रखी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। चलो, अब इस सोशियोलॉजिकल लेंस को, इस चश्मे को हम अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पर लगाकर देखते हैं। आज के इंडिया को समझने के लिए हमें उस हिस्टोरिकल फोर्स को समझना पड़ेगा जिसने हमें सबसे ज्यादा शेप किया है, और वो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? सिंपल टर्म्स में, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर रूल करती है ताकि उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो लगभग 200 साल तक चला, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ हमारे राजा नहीं बदले, उन्होंने हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इस पूरे दौर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स हुआ। जिस कॉलोनियलिज्म ने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने अनजाने में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दे दिया, और वो था नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म क्या चीज़ है?
ये एक फीलिंग है, अपने देश के लिए प्यार, डेडिकेशन और यूनिटी की फीलिंग। ब्रिटिश रूल के टाइम अलग अलग रिलीजन, कास्ट और रीजन के लोगों का दुश्मन एक ही था, और इसी शेयर्ड स्ट्रगल ने, इसी कॉमन दुख ने हम सबके अंदर एक नई आइडेंटिटी पैदा की। इसने इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ ला दिया और नेशनलिज्म की आग जलाई, जो आगे जाकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनी। और पता है, कोलोनियलिज्म का एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट और भी था। ब्रिटिशर्स ने अपने लिए जो एजुकेशन सिस्टम और जॉब्स क्रिएट किए, उससे एक नया सोशल ग्रुप पैदा हुआ, द एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जिन्होंने लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज के बारे में पढ़ा और आगे चलकर यही लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स बने। इन्होंने ही नेशनलिज्म के मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। और ये सब हमें लाता है इंडियन सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर, एक लाइन जो आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन जिसे सोशियोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है: यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया सच में एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ हजारों भाषाएं हैं, दुनिया के लगभग सारे बड़े रिलीजन्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स कास्ट स्ट्रक्चर है और गिनती नहीं हो सकती इतने रीजनल कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद एक कॉमन धागा है, एक शेयर्ड आइडेंटिटी है जो हम सबको जोड़ती है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया कॉमन सेंस से, जो हम सबके पास है। फिर हमने उसको सोशियोलॉजी के सिस्टमैटिक अप्रोच से कंपेयर किया। फिर हमने इस नए लेंस से देखा कि कैसे कलोनियलिज्म ने नेशनलिज्म को जन्म दिया। और एंड में हमने इंडिया के कोर प्रिंसिपल को समझा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखा कितना सिंपल है। तो अब जब आपके पास ये सोशियोलॉजिकल टूल्स हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने इस नए पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपके हिसाब से आज इंडिया का सबसे बड़ा सोशल चैलेंज क्या है? इस सवाल पर जरूर सोचना, और अगर इस पर डिस्कस करना चाहते हो या इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और मटेरियल चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। लिंक पिन कमेंट में है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपने कभी सोचा है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, ये आखिर हमारे लिए एक एडवांटेज है या फिर एक डिसएडवांटेज? चलो आज इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, अक्सर हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या इसके पीछे कोई और स्टोरी भी है? लेट्स चैलेंज दिस कॉमन बिलीफ और देखते हैं कि फैक्ट्स और थियरीज आखिर कहते क्या हैं। तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। हम डेमोग्राफी के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज, इंडिया की पॉपुलेशन की कहानी, इसका स्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज और आखिर में इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी को समझेंगे। सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न से। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डेमोग्राफी आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू इट्स अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल आइडिया। सो डेमोग्राफी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोज जिसका मतलब है पीपल यानी लोग, और ग्राफीन जिसका मतलब है टू डिस्क्राइब। तो बेसिकली इट्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, ये सब कुछ डेमोग्राफी के अंडर आता है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब देखो, डेमोग्राफी के दो पार्ट्स हैं। एक है फॉर्मल डेमोग्राफी, जो सिर्फ नंबर्स का गेम है। ये व्हाट बताती है, फॉर एग्जाम्पल बर्थ रेट 20 है, बस फैक्ट। लेकिन हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए सोशल डेमोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाई पूछती है, बर्थ रेट 20 क्यों है? क्या इसके पीछे सोशल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं या कल्चरल रीजंस हैं? हम नंबर्स के पीछे की स्टोरी को समझते हैं। चलो अब दो ऐसी सुपर इंपॉर्टेंट थियरीज डिस्कस करते हैं जो पॉपुलेशन स्टडीज का फाउंडेशन है। इन्हें अच्छे से समझना, क्योंकि इन पर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 18th सेंचुरी में एक इंग्लिश स्कॉलर थे, थॉमस मैल्थस। उन्होंने एक ऐसी थियरी दी जो आज तक डिस्कस होती है। उनका सिंपल सा आर्गुमेंट था कि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड हमारी खाना उगाने की स्पीड से हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। सोचो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एकदम रॉकेट की स्पीड से डबल होती जाती है। जबकि हमारा फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिकली बढ़ता है, यानी 2, 4, 6, 8, धीरे धीरे। अब आप ही सोचो, एक तरफ रॉकेट है और दूसरी तरफ एक साइकिल, रेस कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन।
और इसका रिजल्ट होगा हमेशा रिसोर्सेज की कमी, गरीबी और भुखमरी। मैल्थस के हिसाब से इस प्रॉब्लम के बस दो ही सॉल्यूशंस हैं। एक है प्रिवेंटिव चेक्स, जहां इंसान खुद कंट्रोल करे, जैसे शादी देर से करना, और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो नेचर पॉजिटिव चेक्स यूज करेगी, जैसे फैमिन यानी अकाल, फ्लड्स और डिजीजेस। एक तरह से मैल्थस कह रहे थे, या तो हम खुद को कंट्रोल कर लें या फिर नेचर हमें कंट्रोल करेगी और वो बहुत ब्रूटल तरीके से करेगी। लेकिन मैल्थस की थ्योरी हर जगह सच साबित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। यूरोप में देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉपुलेशन ग्रोथ को पीछे छोड़ा जा सकता है, और इसी ऑब्जर्वेशन से एक नई और ज़्यादा होपफुल थ्योरी सामने आई, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी पॉपुलेशन चेंज को 3 स्टेजेस में देखती है। स्टेज 1 अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज, जहां बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है। फिर आता है स्टेज 2 यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज। यहां बेटर हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट तो नीचे गिर जाता है, लेकिन लोगों की सोच, उनके कस्टम्स इतनी जल्दी नहीं बदलते, तो बर्थ रेट हाई रहता है। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसका रिजल्ट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और इंडिया इस स्टेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फाइनली स्टेज 3 डेवलप्ड सोसाइटीज, जहां एजुकेशन और प्रोग्रेस के कारण बर्थ रेट भी गिर जाता है और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। ओके, तो अब इन दोनों थ्योरीज को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं, और इसके लिए हमारा सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? द सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया में सेंसस यानी जनगणना ब्रिटिश एरा से हो रही है। 1881 से ये हर 10 साल में रेगुलरली कंडक्ट की जा रही है, लेकिन इस पूरी जर्नी में साल 1921 एक अहम मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट, जिसे द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। 1911 से 1921 के बीच फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम इन आवर हिस्ट्री इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो गई बाय -0.31%। इसका सबसे बड़ा रीजन था 1918-19 में आई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, जिसमें इंडिया में लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। 1921 के बाद क्या बदला? बेटर हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट तेजी से नीचे आया, लेकिन बर्थ रेट हाई ही बना रहा। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच ये जो गैप बढ़ता गया, वही इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बना। Essentially, this was India's entry into stage 2 of the demographic transition theory. देखो, पॉपुलेशन का सिर्फ साइज ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारी पॉपुलेशन में यंग लोग कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मेल फीमेल रेशियो क्या है, ये सब फैक्टर्स किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। और यहां आती है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, आ यंग पॉपुलेशन। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी 15 से 64 साल के लोग। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग डिपेंडेंट लोगों से, यानी बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हैं। इसी एडवांटेज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सोचो, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसे इंडिया बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये एक पोटेंशियल है, गारंटी नहीं है। अगर हमने इसे सही से यूज नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो सवाल यह है कि ये डिविडेंड फायदा है या बोझ? ये डिविडेंड एक एसेट तभी बनेगा जब हम अपने यूथ को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स दे पाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी बदल सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। इंडिया में हर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का नंबर कंसिस्टेंटली कम रहा है, और इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, बल्कि हमारे सोसाइटी के डीप रूटेड पेट्रियार्कल माइंडसेट, बेटा पाने की चाहत और इसके नतीजे जैसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन और लड़कियों की निग्लेक्ट है। तो इतनी बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स क्या पॉलिसीज बनाई हैं? चलो, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी की एवोल्यूशन को देखते हैं। इंडिया शायद दुनिया का पहला देश था जिसने ऑफिशियली नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। शुरू में फोकस अवेयरनेस पर था, लेकिन 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान इस प्रोग्राम को बहुत क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नसबंदी यानी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस जैसे कोअर्सिव मेथड्स यूज किए गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच बदला और प्रोग्राम का नाम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया। अब फोकस जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि वेलफेयर और लोगों की चॉइस पर किया गया। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस पूरे डिस्कशन से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? हमने डेमोग्राफी का मीनिंग समझा, माल्थस की वार्निंग और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की होप को देखा।
हमने इंडिया की जर्नी में 1921 द ग्रेट डिवाइड की इंपॉर्टेंस को जाना और हमने इंडिया के दो चेहरों को देखा। एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड की सुनहरी अपॉर्चुनिटी और दूसरी तरफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का गंभीर चैलेंज। अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर आपके हाथों में है। आप ही वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं जिसके बारे में हमने इतनी बात की। तो सोचिए, एज अ स्टूडेंट आप अपने स्किल्स और एजुकेशन से इस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। आई होप इस चैप्टर ने आपको इंडिया की डेमोग्राफिक स्टोरी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प की है। कीप थिंकिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डाइवर्स आखिर एक साथ जुड़ी कैसे रहती है? वो कौन से इनविजिबल रूल्स हैं जो हम सबको बांध कर रखते हैं? आज हम इन्हीं रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। देखो, आप रोज स्कूल जाते हो, आसपास लोग शादी करते हैं, हर फैमिली के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। ये सब हम करते क्यों हैं? ऐसा लगता है ना जैसे कोई अनरिटन रूल बुक है जिसे हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये रूल्स हैं क्या और आते कहाँ से हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इनको आप सोसाइटी के पिलर्स समझ लो। ये वो सेट रूल्स और सिस्टम्स हैं जो हमारी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देते हैं। सोचो, फैमिली, मैरिज, कास्ट, रिलीजन, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस ही तो हैं। अगर ये ना हो तो सोसाइटी में बिल्कुल केओस हो जाएगा, है ना? ये हमें बताते हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं और लाइफ को एक प्रिडिक्टेबल फ्लो देते हैं। ओके, तो चलो डाइव इन करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कास्ट की कहानी समझेंगे। फिर हम इंडिया की फैसिनेटिंग ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अपनी फैमिली को और वो कैसे बदल रही है। और हाँ, एंड में सब कुछ जोड़कर एक क्विक रीकैप तो बनता है। तो रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, फर्स्ट अप एक ऐसा टॉपिक जिसने हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी को शेप किया है, कैस्ट। देखिए, ये सिर्फ एक सोशल डिवीजन नहीं है, ये एक बहुत ही डीपली रूटेड सिस्टम है जिसने हिस्टोरिकली डिसाइड किया है कि एक इंसान क्या काम करेगा, किससे शादी करेगा और सोसाइटी में उसकी जगह क्या होगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए एकदम क्रूशियल है, सो ध्यान से सुनना। ओरिजिनली इंडिया में वर्ना सिस्टम था। ये आपके काम यानी आपके कर्मा पर बेस्ड था। और पता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था। मान लो एक किसान का बेटा बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया तो वो एज अ ब्राह्मण रिस्पेक्ट पा सकता था। बट ओवर टाइम ये सिस्टम जाति में बदल गया और जाति आपके जन्म यानी बर्थ पर बेस्ड है। और ये सिस्टम बहुत ही रिजिड है। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ जाती है। तो इस जाति सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं? चलो देखते हैं। पहला, ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, सिंपल। दूसरा, इसमें एक फिक्स्ड हायरार्की है, एक लैडर जैसा, जिसमें कुछ जातियों को ऊपर और कुछ को नीचे माना जाता है। तीसरा, मैरिज के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसे हम एंडोगमी कहते हैं, मतलब शादी अपनी ही जाति में करो। फिर खान पान और सोशल इंटरेक्शन के भी नियम होते थे। और हिस्टोरिकली आपका काम भी वो भी हेरिडिटरी था। जो आपके पुरखे करते आए हैं वही आपको करना होता था। एक बात हमेशा याद रखना, कास्ट सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये टाइम के साथ काफी इवॉल्व हुआ है। देखो, एंशिएंट इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम था। फिर पोस्ट वैदिक एरा आते आते जाति सिस्टम बर्थ बेस्ड और रिजिड हो गया। फिर आए ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड में, जिसने इन आइडेंटिटीज को और भी सॉलिड बना दिया। और आज कंटेम्पररी इंडिया में भले ही हम इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, ये अलग अलग नए फॉर्म्स में जिंदा है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर सेंसस शुरू किया। सोचो, फॉर द फर्स्ट टाइम जातियों को ऑफिशियली काउंट किया गया, उन्हें कैटेगराइज किया गया और उनकी रैंकिंग की गई। ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी एक हिस्सा था। बट इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों के मन में अपनी जाति की आइडेंटिटी और भी गहरी हो गई और भी पक्की हो गई। इस प्रोसेस ने सिस्टम को और ज्यादा रिजिड बना दिया। अब आज के इंडिया में कास्ट से जुड़े दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं, ध्यान देना। पहला है संस्कृताइजेशन। ये टर्म फेमस सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया था। इसमें होता क्या है कि लोअर कास्ट ग्रुप्स अपनी सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपर कास्ट्स के रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेजिटेरियन बन जाना या कुछ खास फेस्टिवल्स मनाना। ये कास्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए ही ऊपर जाने का एक तरीका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का। ये कौन है?
ये वो जाति है जिसके पास एक पर्टिकुलर रीजन में 3 चीजें होती हैं। 1 अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग। 2 लैंड ओनरशिप यानी इकोनॉमिक पावर। और 3 पॉलिटिकल पावर। इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर की वजह से ये उस रीजन की पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जाट्स या आंध्र प्रदेश में रेड्डीज और कम्मास। और ये हमें आज के इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स पर लाता है। देखो, शहरों में अपर क्लासेस के लिए कास्ट अक्सर इनविजिबल होती जा रही है। आप सुनेंगे लोग कहते हैं, यार मैं कास्ट पे बिलीव नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। लेकिन यहाँ कास्ट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उनके पास जो सोशल नेटवर्क्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो भी उनकी कास्ट से मिला एक एडवांटेज हो सकता है। और दूसरी तरफ मार्जिनलाइज क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस और अपने राइट्स के लिए फाइट करने की वजह से कास्ट हाइपर विजिबल हो जाती है। उनके लिए ये उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमने देखा कि कास्ट सिस्टम हायरार्की पर बेस्ड है, बट व्हाट अबाउट दोज कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली इस सिस्टम से बाहर रही हैं? ये हमें लेके आता है हमारे नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन पर, इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। इन्हें हम आदिवासी या जनजाति भी कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनका कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफी अलग और यूनिक है। तो कास्ट और ट्राइब में मेन डिफरेंस क्या है, इसको बिल्कुल क्लियर रखते हैं। जहां कास्ट सिस्टम हायरार्की यानी ऊंच नीच और प्योरिटी पोल्यूशन के आइडियाज पर बेस्ड है, वहीं ट्राइबल सोसाइटीज ज्यादातर इगैलिटेरियन होती हैं, यानी उनमें बराबरी पर जोर दिया जाता है। उनका सोशल लाइफ किनशिप यानी रिश्तेदारी और कम्युनिटी बॉन्ड्स पर चलता है, ना कि किसी रिलीजियस हायरार्की पर। अब इन ट्राइब्स को क्लासिफाई करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है उनके परमानेंट ट्रेट्स के बेसिस पर, जैसे वो किस रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल संथाल ट्राइब जो मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहती है और संथाली लैंग्वेज बोलती है। दूसरा तरीका है अक्वायर्ड ट्रेट्स के बेसिस पर, जैसे उनका लाइवलीहुड क्या है, क्या वो हंटर गैदरर्स हैं या सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं। इससे हमें उनके लाइफस्टाइल और उनके बदलते हुए वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। कास्ट और ट्राइब जैसे बड़े कम्युनिटीज से चलो अब जूम इन करते हैं सोसाइटी की सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट पर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे हम सब डायरेक्टली जुड़े हैं, द फैमिली। हम सबके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चर हमेशा से एक जैसा रहा है? बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ इंडियन फैमिली में बहुत बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। देखो, इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज पैट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल हैं, मतलब वंश पिता से पुत्र को चलता है और शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है। ये सबसे कॉमन है, बट दिस इज नॉट दी ओनली फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय की खासी और गारो ट्राइब्स मैट्रीलिनियल हैं। वहां इनहेरिटेंस यानी जायदाद माँ से बेटी को पास ऑन होती है। ये दिखाता है कि फैमिली का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, इसके बहुत डाइवर्स फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमें लाता है मॉडर्न इंडियन फैमिली के सबसे बड़े चेंज पर, द शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले वो जमाना था जब एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, सारे कजिन्स सब साथ रहते थे। एक कॉमन किचन होता था, एक पूरा बसलिंग हाउस होल्ड। लेकिन अब खास करके शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ये चेंज आ क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन। लोग जॉब्स के लिए गांव से शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जहां बड़े घर अफोर्ड करना मुश्किल है। प्लस नई जॉब मार्केट्स में काम एंसेस्ट्रल लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। और आखिरी, हमारी वैल्यूज भी बदल रही हैं। आज लोग इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। ओके, तो हमने कास्ट, ट्राइब्स और फैमिली तीनों को डिटेल में कवर कर लिया है। अब चलो इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़ते हैं और इस चैप्टर की बिग पिक्चर को समझते हैं। याद है चैप्टर का नाम? कंटिन्यूटी एंड चेंज। और हमने हर इंस्टीट्यूशन में इन्हीं 2 फोर्सेस को काम करते हुए देखा है। सो द मेन टेक अवे क्या है? देखो, कॉन्टिन्यूटी ये है कि कास्ट, ट्राइब और फैमिली ये तीनों इंस्टीट्यूशंस आज भी हमारी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दे स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन चेंज ये है कि इनके रूप और इनके फंक्शंस बदल गए हैं। कास्ट अब पॉलिटिक्स और मैट्रिमोनियल साइट्स पर ज़्यादा दिखता है। ट्राइब्स अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वाइल इंटीग्रेटिंग विद द मेन स्ट्रीम। और फैमिली, भले ही हम फिल्मों में जॉइंट फैमिली को आइडियलाइज करते हैं, रियलिटी फॉर मैनी इज नाउ द न्यूक्लियर फैमिली। तो मैं आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ता हूं। जैसे जैसे इंडिया और मॉडर्न होगा, एजुकेशन और बढ़ेगी, वैल्यूज और चेंज होंगी, तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस यानी कास्ट, ट्राइब, फैमिली कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर ये जिंदा रहने के नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेंगे? जैसे कास्ट ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स में अपनी जगह बना ली है। इसके बारे में सोचना ज़रूर।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में हमारे आसपास हर जगह दिखता है। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। हाँ, थोड़ा हेवी साउंड करता है राइट, बट ट्रस्ट मी, जब हम इसको समझेंगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड अराउंड यू विद अ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव। सो लेट्स डाइव राइट इन। ये सीन आपने जरूर देखा होगा, है ना? जस्ट इमेजिन करो, आप एक रेलवे स्टेशन पर हो। एक तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास शायद आगे पीछे कुछ नहीं है, और अचानक उसी सिग्नल पर उनके ठीक बगल से एक चमचमाती हुई लग्जरी कार निकल जाती है। या फिर सोचो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे छोटे बच्चे ईंट पत्थर उठा रहे हैं, जबकि उसी टाइम पर दूसरे बच्चे एयर कंडीशन स्कूल बसेस में बैठकर बड़े बड़े स्कूल्स जा रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि ये फर्क, ये इतना बड़ा गैप आखिर है क्यों? और यही तो फैसिनेटिंग पॉइंट है। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स नॉट रैंडम कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब। एज सोशियोलॉजिस्ट हमें ये समझना है कि ये एक पैटर्न है, एक सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका जिससे हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है। हमारा काम कॉमन सेंस से आगे जाकर इस पैटर्न के पीछे छुपे रीजंस को, उसके स्ट्रक्चर को डिकोड करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, ये जो इनइक्वालिटी है, इज इट नेचुरल? क्या ये कुदरती है कि कुछ लोग ऊपर और कुछ नीचे होंगे? कॉमन सेंस तो यही कहता है, भाई जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचो, क्या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ज्यादा फिजिकल मेहनत कोई करता है जो धूप में पत्थर तोड़ता है? अगर सिर्फ हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलती तो वो लोग सोसाइटी में सबसे ऊपर क्यों नहीं है? दिस टेल्स अस कि स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। ये इनइक्वालिटी नेचुरल बिल्कुल नहीं, बल्कि सोशली क्रिएटेड है। तो इस सोशल पजल को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट एक बहुत पावरफुल टूल, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड आया है स्ट्रेटा से, जिसका मतलब होता है लेयर्स। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जमीन के नीचे रॉक्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी सोसाइटी भी ऐसे डिफरेंट लेयर्स में बटी हुई है, एक हायरार्की में, जिसमें कुछ ग्रुप्स टॉपर हैं और कुछ बॉटम पर। Now, what's really important about this slide is the formal definition. ध्यान से देखो, it says stratification is a system. और सबसे important part, it is a characteristic of society, not of individuals. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गलती किसी एक इंसान के टैलेंट या उसकी मेहनत में नहीं है। The problem is in the system itself. गेम के रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि inequality ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती रहती है। और ये 3 प्रिंसिपल्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की नहीं। दूसरा, इट परसिस्ट्स ओवर जनरेशंस, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अमीर के बच्चे अमीर रहते हैं, गरीब के बच्चे गरीब, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनहेरिट होते हैं। और तीसरा और सबसे ट्रिकी वाला, इट इज सपोर्टेड बाय बिलीफ्स एंड आइडियोलॉजीज। सोसाइटी हमें ऐसी कहानियां सुनाती है, ऐसे बिलीफ्स देती हैं, जिससे ये सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल लगने लगता है। ओके, सो अगर सोसाइटी लेयर्स में है तो किसी इंसान की पोजीशन इन लेयर्स में कैसे डिसाइड होती है? कोई ऊपर क्यों है और कोई नीचे क्यों है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ये डिसाइड होता है उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज से, और इन रिसोर्सेज को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, कैपिटल। लेकिन रुको, यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। सो देयर आर 3 की टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला, इकोनॉमिक कैपिटल। ये तो सिंपल है, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, यानी आपके एसेट्स। दूसरा है कल्चरल कैपिटल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपके बोलने का स्टाइल, आपकी स्किल्स। इमेजिन करो, एक जॉब इंटरव्यू में जिसको फ्लुएंट इंग्लिश आती है, उसको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है ना, दैट्स हिज कल्चरल कैपिटल एट प्ले। और तीसरा है सोशल कैपिटल। ये है आपकी जान पहचान, आपका नेटवर्क, आपके कॉन्टैक्ट्स। और याद रखना, एक की इंसाइट ये है कि दीज 3 आर कन्वर्टेबल। आप इकोनॉमिक कैपिटल यूज करके अच्छी एजुकेशन यानी कल्चरल कैपिटल ले सकते हो, और सोशल कैपिटल यूज करके अच्छी जॉब यानी इकोनॉमिक कैपिटल पा सकते हो। अच्छा, अब हमने सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ लिया, और ये भी कि उसमें पोजीशन कैसे मिलती है। बट द बिगर क्वेश्चन इज, ये सिस्टम इतना मजबूत कैसे है? हाउ इज दिस इनइक्वालिटी मेंटेन्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन? इसके पीछे ना एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ चेन रिएक्शन। चलो देखते हैं ये बनता कैसे है। इस चेन की पहली कड़ी है स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादी धारणा। ये क्या है? जब हम अपने दिमाग में किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बना लेते हैं, जैसे कि एक्स कम्युनिटी के लोग लेजी होते हैं या वाई कम्युनिटी के लोग कंजूस होते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन लेता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप से जन्म लेता है
प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। जब आप उन फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर किसी ग्रुप के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हो, दैट्स प्रेजुडिस। इसका नाम ही है प्री जजमेंट, मतलब सच्चाई जाने बिना, आपसे मिले बिना मैंने आपके बारे में एक ओपिनियन ऑलरेडी बना लिया है। और इस चेन का आखिरी और सबसे हार्मफुल पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जब आपका वो नेगेटिव एटीट्यूड, वो प्रेजुडिस एक्शन में बदल जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। जब आप उस एक्स कम्युनिटी के इंसान को अपने प्रेजुडिस की वजह से जॉब नहीं देते या घर रेंट पर नहीं देते, दैट वेरी एक्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। और इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों या पूरे ग्रुप्स को उन अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और राइट्स से सिस्टमैटिकली दूर रखा जाता है जो बाकी सबको मिल रहे हैं। एंड दिस वर्ड इज की, सिस्टमैटिक। ये एक्सीडेंट नहीं है, इट्स एक्सक्लूजन बाय डिजाइन। उन्हें जानबूझकर सिस्टम से बाहर रखा जाता है। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए जेंडर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि मेन एंड वुमेन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, इसलिए उनके काम अलग होने चाहिए। यस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ऑफ कोर्स, बट सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि उस डिफरेंस के बेसिस पर सोसाइटी ने जो रोल्स, एक्सपेक्टेशंस और पावर की हायरार्की बनाई है वो सोशल है, नेचुरल नहीं। एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल दैट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स दिस इज द मैट्रिलिनियल नायर फैमिली ऑफ केरला। वहाँ वंश और प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है। अगर जेंडर रोल्स नेचुरल होते तो दुनिया में हर जगह सेम होते ना। दिस प्रूव्स कि सोसाइटल रोल्स हम बनाते हैं और वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में एक होपलेसनेस आ सकती है कि क्या ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि इसे बदला ही नहीं जा सकता? इज इट परमानेंट? वेल, द आंसर इज अ क्लियर नो, क्योंकि सिस्टम इंसानों ने बनाया है तो इंसान इसे चैलेंज भी कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में स्टेट ने और बहुत से सोशल ग्रुप्स ने इसके खिलाफ इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। हियर आर सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स, एंड हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SC, ST और OBCs के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, ताकि उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को एक क्राइम डिक्लेयर करता है। फिर 93rd अमेंडमेंट जिससे OBCs को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। और इन सरकारी कोशिशों के साथ साथ दलित सोशल मूवमेंट्स ने अपने राइट्स के लिए जो आवाज़ उठाई है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो चलिए एक बार जल्दी से अपनी आज की जर्नी को रिवाइज करते हैं। We started by observing inequality in our daily lives. फिर हमने समझा कि ये नेचुरल नहीं बल्कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का रिजल्ट है। हमने देखा कि हमारी पोजीशन इन लेयर्स में 3 तरह के कैपिटल से डिसाइड होती है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल। और इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसे टूल्स काम करते हैं। तो इन सारी बातों से एक आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, अगर ये पूरी इनइक्वालिटी, ये पूरा का पूरा सिस्टम समाज के बनाए हुए रूल्स और बिलीफ से ही चलता है, तो क्या हम उन रूल्स और बिलीफ्स को बदलकर खुद सोसाइटी को नहीं बदल सकते? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। थिंक अबाउट इट एज सोशियोलॉजिस्ट्स, एज सिटीजन्स, क्योंकि जो चीज़ इंसान ने बनाई है उसे इंसान बदल भी सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपकी सोशियोलॉजी बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। और देखो, जब मैं इम्पॉर्टेंट कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये चैप्टर असल में हमें सिखाता है कि हमारा देश इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन्स और कल्चर्स के साथ एक साथ कैसे रहता है। इट रियली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर ओन सोसाइटी। तो चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, फिर हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कुछ ज़रूरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे स्टेट और नेशन को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि एक देश को जोड़ने के लिए क्या पॉलिसीज़ होती हैं। फिर विल टच अपॉन द वेरी रेलेवेंट टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट आम जनता की पावर यानी सिविल सोसाइटी को समझेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन इन चैलेंजेस को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम 2 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें। ये 2 वर्ड्स हैं डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। अक्सर लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं, बट बिलीव मी, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। डाइवर्सिटी यानी विविधता एक पॉजिटिव चीज है,
इसको ऐसे इमेजिन करो, एक गार्डन है जिसमें सिर्फ रेड रोजेस हैं और एक दूसरा गार्डन है जिसमें रोजेस भी हैं, मैरीगोल्ड्स भी हैं, लिलीज भी हैं, अलग अलग रंग के फूल। कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन, राइट? वही है डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, फेस्टिवल्स, टाइप्स ऑफ फूड, ये सब इंडिया की खूबसूरती और स्ट्रेंथ है। ऑन दी अदर हैंड, इनइक्वालिटी यानी असमानता एक कंप्लीटली नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है हायरार्की यानी ऊंच नीच। जब एक ग्रुप को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और दूसरे को नहीं, जब रिच, पुअर या हाई लो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इनइक्वालिटी है और ये देश को जोड़ती नहीं तोड़ती है। अच्छा, अब जब हमने सोसाइटी की डाइवर्सिटी को समझ लिया है तो थोड़ा पर्सनल होते हैं। एक सवाल उठता है, इस सोसाइटी में हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है? स्पेसिफिकली हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी। क्या ये वो है जिसे हम चुनते हैं या फिर ये वो है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है? ये टर्म बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, इसका सिंपल सा मतलब है वो पहचान जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती। सोचो, क्या आपने डिसाइड किया था कि आप किस फैमिली में पैदा होंगे, किस कम्युनिटी में, किस रिलीजन में? नहीं ना। ये पहचान इस बात पर बेस्ड है कि आप क्या हैं, इस बात पर नहीं कि आप क्या बने हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, आपकी मदर टंग, ये सब अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसका ठीक ऑपोजिट होता है एक्वायर्ड आइडेंटिटी, जैसे एक डॉक्टर बनना, एक क्रिकेटर बनना या एक आर्टिस्ट बनना। ये आप अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से, अपनी क्वालिफिकेशन से एक्वायर करते हो, यानी हासिल करते हो। सिंपल, राइट? ओके, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पर चलते हैं। इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स कंट्री को मैनेज करने के लिए एक पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है ना? इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए: स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट। ये सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, पर ट्रस्ट मी, इनके मीनिंग्स में बहुत फर्क है। ये डेफिनेशन फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने दी थी और ये याद रखना काफ़ी हेल्पफुल है। वेबर कहते हैं कि स्टेट एक ऐसी बॉडी है जिसका एक पर्टिकुलर एरिया में लेजिटिमेट फोर्स पर मोनोपोली है। सिंपल शब्दों में, सरकार या गवर्नमेंट। मोनोपोली का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास लीगली ये राइट है कि वो फोर्स यूज कर सके, पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और किसी के पास ये लीगल राइट नहीं है। तो यहां देखो, स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल चीज है। इसको कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझो। गवर्नमेंट, उसकी पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, एक डिफाइंड टेरिटरी। लेकिन नेशन हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। ये एक फीलिंग है, एक कम्युनिटी है, लोगों का एक ग्रुप जिनके बीच एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक वी फीलिंग होती है। हम सब इंडियन हैं, ये जो फीलिंग है, ये नेशन है। और जब एक स्टेट की बाउंड्रीज यानी हार्डवेयर एक नेशन की कम्युनिटी यानी सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन हो जाती हैं, तब बनता है एक नेशन स्टेट। तो अब सवाल ये उठता है कि एक स्टेट इतनी डाइवर्स नेशन को यूनाइट करने के लिए क्या करता है, उसको मैनेज करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाता है। जनरली अगर हम दुनिया भर में देखें तो 2 तरह की पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। ये 2 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है असिमिलेशन। इसको आप एक मेल्टिंग पॉट की तरह समझ सकते हो। जैसे एक बड़े से पॉट में सब कुछ डालकर पिघला दिया और सब एक जैसा बन गया। इसमें माइनॉरिटी कल्चर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर डोमिनेंट कल्चर को अपना लें। ये काफी फोर्सफुल पॉलिसी है। दूसरी तरफ इंटीग्रेशन एक सैलेड बोल जैसा है। जैसे सैलेड में टोमेटो, क्यूकम्बर, लेटस सब अलग अलग दिखते हैं, बट रहते एक ही बोल में हैं। यहाँ पब्लिक लाइफ में एक कॉमन नेशनल कल्चर प्रमोट किया जाता है, लेकिन लोगों को अपने घरों में, अपनी प्राइवेट लाइफ में अपना कल्चर फॉलो करने की पूरी आज़ादी होती है। और यहाँ पर इंडिया का स्टैंड बहुत यूनिक और स्पेशल है। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, याद रखिएगा। इंडिया ने ना तो असिमिलेशन का रास्ता चुना, ना ही इंटीग्रेशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। इसका मतलब है कि स्टेट किसी एक रिलीजन या कल्चर को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि सभी कल्चर्स और रिलीजन्स को बराबर का सम्मान देगा। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो हम रोज अपनी डेली लाइव्स में न्यूज चैनल्स पर देखते और सुनते हैं: रिलीजन, पॉलिटिक्स और स्टेट का कॉम्प्लेक्स रिश्ता। और इस रिश्ते से क्या क्या चैलेंजेस पैदा होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनलिज्म। ये एक बहुत ही डेंजरस आइडियोलॉजी है। इसमें लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से सुपीरियर समझने लगते हैं और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत या दुश्मनी रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कम्युनलिज्म इज लेस अबाउट रिलीजन एंड मोर अबाउट पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। इट्स अ पॉलिटिकल टूल जिसे लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब कम्युनलिज्म का जवाब है सेक्युलरिज्म।
लेकिन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट और रिलीजन के बीच एक मोटी दीवार, अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। वहां स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता और रिलीजन स्टेट में। पर इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। यहां स्टेट प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा, किसी एक धर्म का साइड नहीं लेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जैसे सोशल रिफॉर्म के लिए वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर भी सकता है। यहां सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक और चैलेंज है रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। ये तब होता है जब लोग अपने रीजन, अपनी भाषा या अपने कल्चर को देश से भी ऊपर मानने लगते हैं। ये फीलिंग अक्सर तब आती है जब लोगों को लगता है कि उनका एरिया पीछे छूट गया है या उनके साथ डेवलपमेंट के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो चलिए हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। मान लीजिए स्टेट यानी गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। अगर वो लोगों के राइट्स को दबाने लगे तो उसको कौन रोकेगा? हु होल्ड्स द स्टेट अकाउंटेबल? जवाब है हम, आम लोग, द पीपल। और यही सवाल हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट तक ले जाता है जिसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। ये स्टेट की पावर पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो आखिर ये सिविल सोसाइटी है क्या? सिंपल है, ये वो स्फेयर है जो आपके परिवार से बाहर है, लेकिन सरकार और मार्केट यानी बिजनेस से भी अलग है। इसमें आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज, मीडिया ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट ग्रुप्स, एक्टिविस्ट मूवमेंट्स यानी वो सब वॉलंटरी संगठन जो लोग मिलकर बनाते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है सरकार पर नजर रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करना, आम लोगों की आवाज बनकर उनके मुद्दे उठाना और उनके राइट्स के लिए फाइट करना। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग सिविल सोसाइटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। सिविल सोसाइटी की पावर का इंडिया में सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। ये कानून 2005 में ऐसे ही आसमान से नहीं टपका था। इसके पीछे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का सालों का संघर्ष था, उनकी मेहनत थी। और इस एक्ट की वजह से आज आप और मैं, कोई भी आम नागरिक सरकारी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है कि उनका काम कैसा चल रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इससे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आती है और करप्शन पर लगाम लगती है। तो चलिए एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने शुरू किया पॉजिटिव डाइवर्सिटी और नेगेटिव इनइक्वालिटी के फर्क से। फिर हमने देखा कि हमारी आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एस्क्रिप्टिव जो बाय बर्थ मिलती है और एक्वायर्ड जो हम अर्न करते हैं। उसके बाद हमने स्टेट, द हार्डवेयर और नेशन, द सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट समझा। हमने देखा कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की पॉलिसीज होती हैं, लेकिन इंडिया का मॉडल है सेक्युलरिज्म। फिर हमने कम्युनलिज्म जैसे खतरों को जाना और आखिर में स्टेट पावर को चेक करने के लिए सिविल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट रोल को समझा। आई रियली होप ये चैप्टर अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक मत रखिएगा, अपने आसपास देखिए, अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में। आपको ये सारी चीजें, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, लोगों की आवाज, सब कुछ एक्शन में दिखेगा। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज द रियल पर्पस ऑफ स्टडिंग सोशियोलॉजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।